बच्चों आज जो विशेष टॉपिक आज मैं कवर करने वाली हूँ, इसमें 12th क्लास का द्विध्रुवीयता का अंत जो चैप्टर है उसमें किस तरीके से जो है सोवियत संघ के विघटन में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त दो महत्वपूर्ण नीतियाँ थीं जो कि गोर्बाचेव द्वारा लागू की गई थी। तो उन नीतियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो है मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट कर लेती हूँ पुराने टॉपिक के साथ कि गोर्बाचेव कौन थे। गोर्बाचेव जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो 11 मार्च 1985 को चेयर नेको के उत्तराधिकारी के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव को साम्यवादी दल की तरफ से महासचिव बनाया गया था और बाद में जब 1988 में चुनाव हुए तो उनको जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ था, ठीक है। उन्होंने जो है किस तरीके से अपने सोवियत संघ को सुधारने के लिए जो दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं, दो महत्वपूर्ण जो है नीतियां अपनाई, जिनको हम पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के नाम से जानते हैं बेटे। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त दोनों ही नाम रूसी भाषा से संबंधित है। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन और ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन, ठीक है। देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पी फॉर पैसे पेरेस्ट्रोइका और पैसे ही पुनर्गठन, और ग्लासनोस्त जैसे कि ग्लास ऊपर से खुला होता है तो वैसे ही ये हमारी जो नीति है गोर्बाचेव ने जो अपनाई थी उसका नाम हमने ग्लासनोस्त रखा, यानी कि खुलापन, ठीक है। तो हम इनके बारे में डिटेल से आज जानेंगे। सबसे पहले देखो पेरेस्ट्रोइका जो है अर्थात पुनर्गठन के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने जो है पुनर्गठन की अवधारणा बहुत ही जो है सोच समझ करके पेश की थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो भी कुछ हो रहा है समाज के अंदर, उस समय जो समाज के अंदर चल रहा था सोवियत संघ के समाज के अंदर, तो लोग क्या चाहते थे, लोग चाहते थे कि जो पूरी तरह से सिस्टम चेंज होना चाहिए, जो भी नीतियाँ अपनाई जा रही थी वो पूरी तरह से बदली होनी चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर के ही जो है गोर्बाचेव ने सामान्य परिवर्तनों की अपेक्षा आमूल परिवर्तनों की आवश्यकता पर बल दिया और उन्होंने ये कहा कि औद्योगिक संस्थान और व्यापारिक यूनिटों में क्या होनी चाहिए, वहाँ पर प्रतियोगिता होनी चाहिए सभी चीज़ों में। जो है अर्थव्यवस्था में उन्होंने निजीकरण के लिए जो है मार्ग खोला कि लोगों को जो है निजी तौर पे अपने उद्योग धंधे स्थापित करने का अधिकार है। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया, उन्होंने लोगों को ये कहा कि लोग अपनी संपत्ति रख सकते हैं, निजी संपत्ति रखने का अधिकार लोगों को दिया ताकि जो है वो अपना काम करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट लें और देश को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट लें। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र जो था वहाँ पर जनता की भागीदारी को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाने का प्रयास किया गया और उद्यमों में शासकीय हस्तक्षेप जो था बेटा उसको बिल्कुल कम किया गया कि जो बिल्कुल जो है शासकीय हस्तक्षेप बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। उसके बाद देखो ग्लासनोस्त है दूसरे वाली है ग्लासनोस्त, यानी कि पेरेस्ट्रोइका में तो क्या था कि आम जनता का सक्रिय सहयोग बढ़ाने के लिए ग्लासनोस्त का समावेश किया गया था, ठीक है। ग्लासनोस्त क्या है, एक रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुलापन। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो है वहाँ पर सोवियत प्रणाली के अंतर्गत जो है बहुत कुछ जितने भी सिस्टम थे, जितना भी जो उद्योग धंधे थे, सभी चीज़ों पर क्या था, सार्वजनिक जो भी उद्योग धंधे थे सब पर जो है गवर्नमेंट का अधिकार होता था, आम आदमी को किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के जो है पूरी तरह से सुधार की तरफ ध्यान दिया गया। नागरिकों को ये अधिकार दिया गया कि वे सार्वजनिक विषयों के बारे में क्या कर सकते हैं, खुली चर्चा कर सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जो पिछले 70 सालों से वहाँ पर क्या सिस्टम चला रहा था बेटे सोवियत प्रणाली के अंतर्गत कि कुछ भी जो समाचार पत्रों में या पुस्तकों में जो भी छापा जाता था वो जो है प्री परमिशन होती थी, उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती थी जिसको हम सेंसर के नाम से जानते हैं। तो उस सेंसर को भी ख़त्म किया गया और कम्युनिस्ट पार्टी के काम को भी ज़्यादा खुलेपन से चलाए जाने की बात कही गई। बाद में पार्टी ने ये घोषणा करनी पड़ी कि राज्य कार्य पर एक अधिकार छोड़ने को तैयार है, यानी कि राज्य जो है पहले क्या होता था, एक साम्यवादी पार्टी होती थी केवल जो कार्यरत होती थी, लेकिन बाद में जो है ये कहा गया कि साम्यवादी पार्टी के साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी जो है क्या कर सकती है, जो अपना काम ज़्यादा जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या करेगी, अपना जो है अधिकार उसको थोड़ा कम करेगी, ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें संगठित किया जा सके, लोगों को उसमें शामिल किया जा सके।
तो ये जो बहुदलीय व्यवस्था वहाँ पर, इसके बाद जो है एक आ गया कि बहुदलीय व्यवस्था भी लागू होनी चाहिए, और भी जो राजनीतिक दल थे उनको भी अवसर दिया गया। जबकि पहले क्या था कि वहाँ इतने वर्षों से केवल जो है साम्यवादी दल ही कार्यरत था और वही अपना सारा काम संभाल रहा था। लेकिन ये जो गोर्बाचेव ने ये जो नीतियाँ अपनाई, पेरेस्ट्रोइका और ये ग्लासनोस्ट जो अपनाई, वो कहीं ना कहीं जो है उस जनता के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई, वो नुकसानदायक साबित हुई। क्यों? क्योंकि जो है एकदम से बेटा इतना ज़्यादा जो है उनको छूट मिल गई और वो उस छूट को अच्छे तरीके से जो है समझ भी नहीं पाए कि हमें अपने अधिकारों का किस तरीके से प्रयोग करना है। और ये जो पेरेस्ट्रोइका और ये ग्लासनोस्ट थी, ये लोगों के लिए जो है क्या साबित हुई, ये लोगों के लिए जो है फ़ायदेमंद की बजाय नुकसानदायक साबित हुई। जो जितने भी जो सोवियत संघ के अंदर जो गणराज्य शामिल थे वो सभी क्या होने लगे थे, वो धीरे धीरे जो है इन नीतियों का लाभ उठा करके और अब जो है सोवियत संघ के खिलाफ खड़े होना शुरू कर दिया था। इन्होंने जो आर्थिक सुधार थे वहाँ पर जो है जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी से मुक्ति चाहते थे, वो सारे जो कि मुक्त नहीं हो पा रहे थे। वो और ज़्यादा जो है जब ये छूट दी गई कि निजी लोगों के हाथों में सारे अधिकार जाएंगे, आर्थिक रूप से वो जो है निजी लोग पार्टिसिपेट करें और खुली प्रतियोगिता का वातावरण होगा, तो उसमें जो है अच्छा होने की बजाय खराब और हो गया। समझ गए? जो ज़्यादा पावरफुल लोग थे, यानी कि अभिकेंद्रित ताकतों का मतलब क्या है बेटा, जो सेंट्रलाइज्ड पावर थी, जो ज़्यादा शक्तिशाली लोग थे या ज़्यादा शक्तिशाली जो अमीर घराने थे, उनका जो है उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना चालू कर दिया था। ठीक है। और इस तरीके से 1990-91 के दशक में जो है सोवियत संघ के अंदर पूरी तरह से उथल पुथल जारी हो गई थी और सोवियत संघ आर्थिक संकट से बुरी तरह से जूझ रहा था और साथ में ही यहाँ पर आंतरिक विद्रोह भी जो है वो अच्छी तरह से मुखर हो चुके थे, अच्छी तरह से जो है वो बढ़ चढ़ करके सामने देखने में आए। जितने भी जो गणराज्य सोवियत संघ के अंडर आते थे, जैसे 15 गणराज्य थे जो सोवियत संघ के अंतर्गत आते थे, लेकिन वो बाद में ये सभी राज्य जो है उन्होंने भी इस बात के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी और उन्होंने ये कहा कि जो ये कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ जो है अब नहीं चलेगा। सारे गणराज्य जो हैं अपने लिए आज़ादी की बात करने लगे थे। ठीक है। इसमें जो है इसी बीच क्या होता है कि इसी बीच जो ये विद्रोह इतना ज़्यादा चल रहा था, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो था वो उभर करके आते हैं, जिसको हम बोरिस येल्सिन के नाम से जानते हैं। बोरिस येल्सिन कौन थे? बोरिस येल्सिन बेसिकली वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है साम्यवादी पार्टी के खिलाफ बहुत ज़्यादा जम करके जो है विरोध प्रकट किया और लोगों को बल्कि तैयार किया गोर्बाचेव के खिलाफ, एक तरीके से साम्यवादी पार्टी के खिलाफ तैयार किया और वो अपने इस काम में सफल रहे। ठीक है। गोर्बाचेव की जो ग्लासनोस्ट की नीति थी उसका जो है बहुत ही बुरा परिणाम हुआ। सबसे पहले जो लिथुआनिया था वो जो है उसने क्या किया, उसने अपने आप को आज़ादी के लिए उसने संघर्ष किया और उसने अपने आप को जो है 1990 में बेटे अपने आप को सबसे पहले आज़ाद घोषित कर दिया था। ठीक है। जब यहाँ पे चुनाव हुए थे 1990 में, तो उस समय जो है जो 72 वर्षों से जो सोवियत प्रणाली चली आ रही थी, वो जो सोवियत संघ के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी चली आ रही थी, वो साम्यवादी पार्टी चली आ रही थी, वो हार गई थी और उसके स्थान पर जो है बोरिस येल्सिन को लोगों ने चुना और उसको देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है प्रथम वहाँ के देश के राष्ट्रपति के रूप में उसको स्थान मिला। ठीक है। और ये जो सिस्टम था ये पूरी तरह से धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा। 1989 के लास्ट तक अगर हम देखें तो पोलैंड और हंगरी में भी परिवर्तन आया और 89 में जो है पोलैंड के साम्यवादी दल के नेता जो थे वहाँ पर जनरल जेरुजेलस्की, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जेरुजेलस्की जो है वो सत्तारूढ़ होने में सफल हो पाए और उसके बाद वहाँ पर जो है सॉलिडेरिटी की सरकार बनी और संगठन के नेता वहाँ पर लेक वालेशा जो थे वो देश के राष्ट्रपति बने। जिन बच्चों को 9th क्लास की जो है एसएस याद होगी तो ये नाम आपने 9th क्लास में सुने हुए हैं, पोलैंड के बारे में जब वहाँ पे पढ़ाया गया था तो। ठीक है। इसके बाद जो है सितंबर 1989 में हंगरी ने भी अपनी सीमाओं को खोल दिया और जहाँ जो है पूर्वी जो जर्मनी के लोगों थे उनको पूरा छूट दी गई वो पश्चिमी जर्मनी में जाने के लिए। ठीक है। ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बर्लिन की दीवार थी, ठीक है, जर्मनी की कैपिटल है बेटा बर्लिन। ठीक है। तो जो बर्लिन की दीवार थी वो क्या कर दी गई थी, वो गिरा दी गई थी और जर्मनी की जो बर्लिन की दीवार थी 1989 में उसको
ख़त्म कर दिया गया था। और उसके बाद ही जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ का जो विघटन जो है वो पूरी तरह से हो गया था, और जो अलग अलग गणराज्य थे वो धीरे धीरे करके जो है बिल्कुल अलग होते चले गए थे इससे, सोवियत संघ से। और जो सोवियत संघ का जो मुख्य जो था, यहाँ पर हम इधर देखेंगे कि यहाँ पर देखो ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये आप अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है 3 बाल्टिक कंट्रीज़ थी, लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ठीक है। इन्होंने जो है अपने आप को सबसे पहले आज़ाद घोषित किया था, ठीक है। टोटल ये 15 गणराज्य थे जिनको मिलाकर के सोवियत जो है संघ बना हुआ था, एक बहुराष्ट्रीय राज्य कहलाता था। बाद में जो है ये अलग अलग हो गए सारे, और ये इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, ठीक है। सन 1992 में जो है नए संविधान के अंतर्गत बोरिस येल्सिन जो है, ये देखिए यहाँ से बेटा ये वाली लाइन है, बोरिस येल्सिन जो है उनको जो है नए देश का राष्ट्रपति बनाया गया। और जो अलग अलग कंट्री हुए थे उनमें जो सबसे बड़ा था रूसी संघ जिसको हम कहते हैं, वही उसको जो है सोवियत संघ का जो है क्या माना गया, उसको सोवियत संघ का जो है एक तरीके से उत्तराधिकारी माना गया। और सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता मिली वो भी किसको मिली, वो भी जो है रूसी संघ को दी गई, ठीक है। तो पुराने सोवियत संघ के सभी अंतर्राष्ट्रीय वादे और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी किसने ली, रूसी संघ ने ली। और रूसी संघ में जब 1992 में नया संविधान बनाया गया तो उसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसे बनाया गया, बोरिस येल्सिन को राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद दोबारा से फिर 1996 में जब दोबारा चुनाव हुए तब फिर से येल्सिन को ही राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन वो जो है अपनी किसी उसको बीमार वगैरह रहते थे काफ़ी, तो उसके बाद जो है वो वहाँ से उसको अपना पद त्याग करने पड़ा। और उसके बाद उसको उसके स्थान पर व्लादिमीर पुतिन को जो है देश का राष्ट्रपति बनाया गया। और वर्तमान समय में भी जो है रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं। तो इस तरीके से जो है बेटे अगर आप पूरा इतिहास इनका जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो नीतियाँ इन्होंने बनाई थी, जो सोवियत सिस्टम इन्होंने बनाया था, वो कहीं ना कहीं जो है लोग उसको जो है वो समय के साथ जो है वो फेल हो गया था। इस वजह से जो है ये इसका विघटन हुआ, ठीक है। इसके बाद ये फ्रांसिस फुकुयामा है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इसमें जो है उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बेटा ये बताने की कोशिश की गई है, इस बुक में ये जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि ये जो यहाँ पर जो पतन हुआ है सोवियत संघ का वो होना ही था, ठीक है। उसके लिए जो है हम किसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर जो नीतियाँ अपनाई गई थी वो जिम्मेदार हैं, वो ऐसा जो है इस बुक में ये कहा गया है कि वो नीतियाँ जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि वहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो समय की डिमांड थी, समय की मांग थी, इसलिए जो है सोवियत संघ का विघटन हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये नेक्स्ट टॉपिक जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी, सोवियत संघ के विघटन के कारण। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सोवियत संघ के विघटन के कारण और साथ में जो है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम या उसके प्रभाव क्या हुए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में हम अच्छे से एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। और जिस बच्चे ने ना जो अभी तक दोनों वीडियोस देख ली हैं, यानी कि ये सोवियत संघ वाली जो बता रहे हैं कि सोवियत प्रणाली कैसे सिस्टम काम करता था वो वाली वीडियो, और उसके बाद मैंने एक छोटी सी वीडियो इसकी बनाई थी सोवियत संघ के विघटन के आधार, और अब जो ये वीडियो है जिसके अंदर जो है गोर्बाचेव की नीतियों को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद वहाँ पर 15 गणराज्य किस प्रकार से टूट करके अलग हुए, जिसने ये वीडियोस अच्छे से समझ लिया है उसके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही ईजी होने वाली है समझने के लिए और प्लस में याद करने के लिए, ठीक है बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।